हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हॉट टॉपिक्स और साथ साथ डिस्कशन दूंगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्सों का, क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सिद्ध होने वाला है। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाइन ऑफ एक्शन के बताऊंगा कि क्या फर्दर क्वेश्चंस के स्कोप में जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगी और गेट के स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बूंद की तरह काम करेगी। तो इसी प्रोस्पेक्ट्स में मैं एग्जाम के गेट के प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी जो एफर्ट है ये निश्चित तौर से आपको पे करेगी एग्जाम में। दो कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ आए हुए क्वेश्चन से दोनों, और उन पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा गया था 2003 का क्वेश्चन है आया हुआ, इस पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दूंगा। आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी एक्सपेक्टेड लाइन बताता हूँ। कहा है कि दो इवेंट्स हैं और दो इवेंट्स जो सेपरेट हो रही हैं उनकी डिस्टेंस बता रखी है कि जो टू इवेंट्स हैं उनकी सेपरेटेड डिस्टेंस जो है वो बता रखी है कि ये डिस्टेंस जो सेपरेटेड है वो सेपरेटेड डिस्टेंस इनकी दी हुई है 6 गुणा 10 की पावर 5 और साथ साथ दे रखा है इतना किलोमीटर। ये भी देख लें कि मीटर में दिया है किलोमीटर में दिया है। फिर कहा है कि फर्स्ट इवेंट अकर्स 1 सेकेंड बिफोर द सेकेंड इवेंट। जो इवेंट है, जो इवेंट्स होनी है उनमें जो अंतराल है टाइम इंटरवल वो 1 सेकेंड दे रखा है टाइम इंटरवल दो इवेंट्स का। पूछा है बताएं कि इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स क्या होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुझे सदा इस पर उम्मीद रहती है इस पैटर्न पर क्वेश्चन आने की। तो इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स में पूछा है कि ये जो होगा लाइक होगा, टाइम लाइक होगा, स्पेस लाइक होगा, इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। एक टर्म्स लें आई लें और आई को क्या लिख दें, आई को ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इस आई को लें और ये भी याद रखें कि जो टर्म्स है जो मैंने ली है ये बेसिकली 4 डायमेंशनल स्पेस का कंसेप्ट है। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट है, एक टाइम कोऑर्डिनेट है। आइंस्टीन कहते हैं कि जो 4 डायमेंशनल स्पेस में दुनिया चलती है। तो इसमें ध्यान रखें, क्वेश्चन पे ही जाएं क्योंकि मैं कंसेप्चुअल नहीं बताना चाहूँगा, क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि कैसे आता है और उसे कैसे हैंडल करें। तो इसमें क्या करें कि इसको पूरे को हम आर स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर लें। अब इसके कंसेप्ट को समझें कि अगर हमारी वैल्यू आई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, तो ये जो स्पेस हमारा होता है वो स्पेस हम कहते हैं, क्योंकि पोजीशन कोऑर्डिनेट इसके अंदर डोमिनेट करेगा इस कोऑर्डिनेट के मुकाबले। जब ये वैल्यू आई की पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब ये टर्म्स ज़्यादा होगी ये कम होगी, तब आई पॉजिटिव होगा और इसको हम कहते हैं स्पेस लाइक सिचुएशन। ये स्पेस लाइक है। अगर हमारा ये टर्म्स आई की वैल्यू 0 हो जाती है तो जब होगी जब आर स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर टी स्क्वायर की होगी, तब इसे हम कहते हैं लाइक स्पेस हम इसे कहते हैं। स्पेस लाइक हो गया जहाँ स्पेस डोमिनेट कर रहा है। तो ये सिचुएशंस होगी। एक हमारी थर्ड सिचुएशन होगी जब आई लेस देन 0 होगा, इसे हम बोल रहे होते हैं कि ये टाइम लाइक सिचुएशन है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इन तीनों पॉइंट्सों को क्लियर रखें, यहाँ से क्वेश्चन फिर आ सकता है। तो इस तरीका के बेसिकली क्या होता है कि जब पेपर को आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो सदा सोच ले कि एक क्वेश्चन इस पर आ चुका है तो फर्दर क्या आ सकता है। उससे क्या होगा, आपको काफ़ी लाइन ऑफ एक्शन मिल जाती है क्वेश्चंस की और कलेक्शन बढ़ जाता है आपके पास क्वेश्चंस का। तो क्या करें, यहाँ पे आर की जो वैल्यू है उसको देख लें, वो हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है 6 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो इसे हम लिख पाएंगे मीटर में बदल दें 6 × 10 की पावर 8 मीटर। सी टी की वैल्यू निकाल लें, सी टी दे ही रखा है 1 सेकेंड। सी हमारा जो है वो 3 गुणा 10 की पावर 8 होता है, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 हो गया ये। इसमें देख लें कि जब ये सी टी की वैल्यू हमारी कम है, आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो आर स्क्वायर भी सी स्क्वायर टी स्क्वायर से ज़्यादा होगा। तो ये सिचुएशन इसमें हो गई, आर स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर टी स्क्वायर से ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे हम आंसर जो मार्क करेंगे वो हमारा स्पेस लाइक आंसर हमें मार्क कर देना है। अगर अब इसी क्वेश्चन को जैसे हमसे पूछा जाए कि हाँ जो इंटरवल है वो दो इवेंट के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी कि ये जो सिचुएशंस है वो लाइक हो जाती। तो अगर यहाँ हम टाइम की वैल्यू को 2 सेकंड कर दें, देखें देखो मैं इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूँ। तो अगर ये दो इवेंटों के बीच का टाइम इंटरवल हमारा 2 सेकंड होता तो यहाँ पे क्या होता, ये सी टी की वैल्यू हमारी 6 गुणा 10 की पावर 8 मीटर बन जाती। और जैसे ही सी टी की वैल्यू हमारी और आर की वैल्यू सेम बनती
तो आर स्क्वायर और सी स्क्वायर टी स्क्वायर ये भी आपस में इक्वल होते और ये टर्म्स आपस में इक्वल होने के कारण आई जीरो हो जाता, तो हमारा लाइक लाइक रीजन बन जाता। इस तरीका से क्वेश्चंस देखो मैंने लाइक लाइक पे बता दिया, स्पेस लाइक का आंसर हमें मार्क का हमने बता दिया। टाइम में हम कैसे ले सकते हैं कि अगर इससे हमारा अगर टाइम इंटरवल, अब थर्ड पोर्शन हमारा ये बनता है कि अगर टाइम इंटरवल हम अगर 1 सेकंड से भी हम कम कर दें, या हमारी ये डिस्टेंस सपोज किया ये वैल्यू हमें इसकी वैल्यू जो है कम हो और यहाँ ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए, जैसे आर हमारा 6 गुणा 10 की पावर 8 ना हो के ये जो वैल्यू है ये सपोज किया होती 2 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर, ये 2 ले ले हैं 3 की जगह पे, और हमसे पूछा जाता क्वेश्चन यही होता, टाइम 2 इवेंटों के बीच का 1 सेकंड देता और ये जो डिस्टेंस है 2 इवेंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसका ये देता, तो फिर हमारे पास में आंसर जो होता वो हमारा टाइम लाइक हो जाता। तो इस पर मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये भी बताने का मैं प्रयास कर रहा था कि कैसे आप सावधान रहें क्वेश्चन मार्क करते समय, कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे उसे हैंडल करना है, टाइम लाइक स्पेस और लाइक लाइक स्पेस। उम्मीद है मुझे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस कर दिया है। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ डिस्कस करूँगा। एक जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, अभी मैं पेपर सॉल्व करते समय देख रहा था कि क्वेश्चन थ्योरेटिकली हमारा बहुत आता है। एक क्वेश्चन आता है जैसे होमोजेनिटी ऑफ टाइम पे क्वेश्चन आता है कि होमोजेनिटी ऑफ टाइम क्या लीड करती है, तो याद रखें कि होमोजेनिटी ऑफ टाइम जो लीड करती है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करती है। और अगर हमसे पूछता है कि ट्रांसलेशनल इनवेरियंस किसको लीड करता है, तो ये भी याद रखें ट्रांसलेशनल इनवेरियंस जो लीड करता है वो हमारा करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, C ऑफ LM मीन्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर हमारा एक रहता है यहाँ पे रोटेशनल इनवेरियंस। ये हमारे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं लगातार, तो यहाँ पे याद रखें कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लगातार आता है। और ये भी याद रखें कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ये आ चुका है, तो इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करें कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो भी क्वेश्चन आ चुका है उसी के आसपास का सोचें, क्या क्या फर्दर क्वेश्चन इसके आसपास के आ सकते हैं, उससे आपको फायदा रहेगा। क्योंकि क्वेश्चंस में देखा जाता है कि क्वेश्चंस जो है उसी पैटर्न पर आते रहते हैं और हमें सावधान रहने की हर समय इसलिए ज़रूरत होती है कि क्वेश्चंस में, जैसे इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैं देख रहा था कि सेंट्रल फोर्स के अधीन मोशन हो रही है, पूछा है कि सेंट्रल फोर्स के अंदर आंसर जो इसमें मोशन में करना था वो मोशन इज कन्फाइंड टू द प्लेन होगा। तो याद रखें कि सेंट्रल फोर्स के अंदर जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं तो सेंट्रल फोर्स में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे आप उठा कर चलें, आप रिवाइज भी करके जाए उन्हें। सेंट्रल फोर्स में एक क्वेश्चन तो यही आता है कि प्लेन में XY प्लेन के अंदर मोशन हो रही है तो जेड जो होगा LZ उसका वो कंजर्व रहेगा। ये बहुत बार पूछा है, मैं पेपर देख रहा था, आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा मोशन जो होती है एक प्लेन में कन्फाइंड होती है। और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें एनर्जी भी कंजर्व रहती है, E कंजर्व रहता है, LZ जो है वो इसमें कंजर्व जो है रहता है। उसके अलावा टॉर्क इसके अंदर 0 रहता है, ये भी याद रखें। फोर्स जो होता है सेंट्रल फोर्स में वो हमारा R का फंक्शन होता है, ये भी याद रखें। V फंक्शन R का होता है, ये भी याद रखें। और 2-3 बातें और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो ये हैं कि जो हमारे पास इक्वेशंस है ऑर्बिट की उसको सदा याद रखें, d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इजकल टू -m अपॉन l स्क्वायर u स्क्वायर f1 अपॉन u। ये इसकी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। r थीटा रिलेशन हमसे देता है और f की डिपेंडेंसी r पे पूछता है कैसे हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस फॉर्मूले को यूज करें और ये भी याद रखें कि u जो यहाँ पे क्या होगा वो 1/r है। तो इस पे क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पे कई बार पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इस तरीक़ा से करके चलें। मैंने देखा है कि इस पे जो सेंट्रल फोर्स पे कई बार क्वेश्चन आया है कि सेंट्रल फोर्स के अधीन जो मोशन होती है उसमें टॉर्क क्या होता है। ये याद रखें कि जो सन के जो मोशन है, सन के चारों तरफ जो मोशन है अर्थ की, वो सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमता है वो भी सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल है। तो इनमें सब में टॉर्क 0 होता है और L कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, जिससे क्या होता है कि जो पेरिजी होती है, जब हमारा नाभिक के बिल्कुल पास इलेक्ट्रॉन होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो वहाँ पे वेलोसिटी उसकी पेरिजी पे सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और जब वो दूर होता है तो वहाँ पे R ज़्यादा होने से वेलोसिटी कम होती है और वहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी कम आती है। जैसे ये देखो ऑर्बिट का थोड़ा सा मैं आइडिया दिए देता हूँ कि यहाँ जो डिस्टेंस है ये कम है, यहाँ R कम है, तो यहाँ पे L जो है वो तो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो यहाँ पे क्या होगा R कम होने से V यहाँ ज़्यादा होगा, तो V यहाँ मैक्सिमम होता है।
आर यहाँ मिनिमम होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे आर मैक्सिमम हो जाता है यहाँ से सेंटर ऑफ फोर्स से, और फिर v की वैल्यू यहाँ मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो सबसे कम होती है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम से शुरू करता है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे इधर की तरफ को आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे ओबे होता है। तो इस तरीका के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। मैं सेंट्रल फोर्स को रिवाइज करा रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता रहा था, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, और लास्ट मिनट में आप ऐसी ऐसी चीज़ों को देख के जाएं। लगातार क्वेश्चंस जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी ट्रिक देने का प्रयास करूँगा जहाँ से क्या है कि कभी क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करें और बिगर क्वेश्चन के सॉल्व करें हम कई क्वेश्चनों के आंसर कैसे दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रिक्स मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है जो इसमें पूछा जाता है उसे डिस्कस करूँगा। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो एक चार्ज जो रहता है वो हमारा कंजर्व रहता है, सदा याद रखें। उसके बाद ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो टेंसर होता है और उसकी रेट 2 होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी करके जाएं। एक क्वेश्चन में क्या देख रहा हूँ, बहुत बार आता है इस पे क्वेश्चंस, इसको रिवाइज कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में याद रखें कि क्यूपी की जो वैल्यू है ये हमारी 1 होती है, और इसका जो मतलब होता है वो हमारा डेल कैपिटल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू, और डेल कैपिटल पी अपॉन डेल स्मॉल पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी, और डेल पी अपॉन डेल स्मॉल क्यू इजकल टू 1। ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के इस पे क्वेश्चन कर लें, 4-5 बार 6 बार क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप 15 साल 20 साल के पेपर देखेंगे, लगातार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। जैसे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यू की वैल्यू दे रखी है क्यू बराबर पी स्मॉल पी, और कैपिटल पी दे रखा है माइनस क्यू। ये ए पोर्शन है, मीन्स फर्स्ट पोर्शन। और सेकंड में क्या दिया है, क्यू की वैल्यू को पी दे रखा है स्मॉल पी, और कैपिटल पी को क्यू कैपिटल पी को दे रखा है स्मॉल क्यू। कहा है कि इनमें से बताएं कौन सा कैनोनिकल है और कौन सा कैनोनिकल नहीं है। तो क्या करें, इन वैल्यू को इसमें पुट करके देख लें और देखें कि आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे कि जब हम डेल क्यू अपॉन डेल पी लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। यहाँ से डेल क्यू पहले वाले से देखें, डेल क्यू अपॉन डेल पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और डेल कैपिटल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरीका से डेल पी अपॉन डेल स्मॉल क्यू जो है वो -1 होगा, और डेल पी अपॉन डेल क्यू जो है वो हमारा डेल पी अपॉन डेल स्मॉल पी जो है वो 0 हो जाएगा। पहले का मैं चेक कर रहा हूँ, इसका सेकंड के लिए कहूँगा उसी पैटर्न पर आप सॉल्व करके देख लें। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी वजह से, और जब हम सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पर डेल क्यू अपॉन डेल पी की वैल्यू ये -1 आएगा यहाँ से, और जब इसकी वैल्यू लेंगे डेल पी अपॉन डेल क्यू की तो भी ये यहाँ से -1 आएगा, तो ये मिलकर मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो दोनों सेम है, यहाँ पे माइनस चिन्ह बदल गया। तो यहाँ से अगर इनसे लेकर चलेंगे तो ये +1 ना आके इसकी वैल्यू -1 आएगी, इसका मतलब ये कैनोनिकल को कर रहा है, ये नहीं करेगा। तो इसको अच्छे से कर जाए, इस पर 3 से 4 प्रॉब्लम जरूर निकाल लें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है रेगुलर इंटरवल पे, मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है कैनोनिकल से। एक हॉट टॉपिक काफ़ी बना रहता है जहाँ से क्वेश्चन हमें पेपर में मिलता है। बेसिकली पेपर एनालिसिस में क्या होता है कि जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सदा ध्यान रखें, लास्ट के जितना भी समय आपके पास होता है सदा क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएं और फॉर्मूलों के रिवीजन में लगाएं। कुछ भी नया ना पढ़ें, जो आपने पढ़ लिया है उसी को कोशिश करें ज़्यादा पढ़ने की, और उस पर विश्वास रखें कि इनमें से ही क्वेश्चन हमारा आने वाला है। एक जो क्वेश्चन में रेगुलर मैंने देखा है जो लगातार पेपर में आ रहा होता है वो बता दूं, लैग्रांजियन से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एल से एच बदलना, एच से एल बदलना, वो मैं लगातार बताता रहा हूँ कि आप उन्हें निश्चित तौर से करके जाएं, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा क्वेश्चंस का। और इनवेरिएंट क्वांटिटी पे मैं लगातार बताता रहा हूँ कि चार्ज जो होता है वो हमारा चार्ज एक ऐसा पैरामीटर है जो रिलेटिविस्टिक जो रहता है वो कंजर्व भी रहता है और इन्वेरिएंट भी रहता है। ये याद रखें, वेलोसिटी जो होती है वो नाइदर कंजर्व नॉर इन्वेरिएंट रहती है, चार्ज इन्वेरिएंट भी रहता है, कंजर्व भी रहता है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। याद रखें जो मास है, रेस्ट मास जो है वो फिक्स होता है, और मास जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारे पास E² बराबर P² C² प्लस m0² C4 है, ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन होता है रिलेटिविटी में, ये भी ध्यान रखें।
और बहुत बार क्वेश्चंस में रिलेटिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने देखा है, पूछता है कि कहता है कि रिलेटिविस्टिक जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है, आप बताएं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखें, ऑलवेज m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू को m नॉट सी स्क्वायर के इक्वल कर दें। कई बार इसको ट्वाइस m नॉट सी स्क्वायर भी करा लेता है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस है, और कई बार 3 टाइम्स करा सकता है, n टाइम्स करा सकता है। तो पैटर्न को समझ लें, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ट्वाइस का ज़्यादा पूछा गया है और कई बार इक्वल का पूछा गया है, मैं इक्वल का कराए देता हूँ। ट्वाइस थ्राइस उसी पैटर्न पे करें, अगर वो ट्वाइस कहता है तो दूना कर दें, थ्राइस कहता है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक थ्राइस है रेस्ट मास के, तो यहाँ 3 कर दें, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दें, तो m की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी 2m नॉट, और m की जगह पे m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कर दें। यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर देखता हूँ मैं, v की वैल्यू यहाँ से √3/2c होगी। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ देखा है जो पूछा जाता है रेगुलर इंटरवल पे, उन्हीं क्वेश्चनों का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। एक चीज मैं सदा बताऊंगा, लास्ट के टाइम पे आप क्या करें कि एक लाइन ऑफ एक्शन देख लें पेपरों के साथ में, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा कोशिश करें रिवाइज करने की। जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें स्किप करने का प्रयास करें, क्योंकि वो कई बार पेपर में भी नहीं निकल पाते। लेकिन आपके छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब रिवाइज हो जानी चाहिए लास्ट के मिनट में। एक क्वेश्चन मैंने क्या देखा है कि एक इस पैटर्न पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। फोर्स को कहता होता है कि कई बार पोटेंशियल को बल्कि कहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं ट्रिक वाइज भी समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है एग्जामिनर का, मैंने देखा है लगातार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन में देता है कि पोटेंशियल एनर्जी वी आर की वैल्यू को देता है कि वी आर जो दे रखी है हमारी पार्टिकल की वो आर की पावर एन देता है, और पूछता है टी और वी रिलेशंस बताएं, टी वी एन पे कैसे डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कहूँगा, इसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार पूछा ही जाता रहता है। तो डेल वी अपॉन डेल आर निकाल लें यहाँ से, ये हमारा मैग्नीट्यूड ले लें, इसका माइनस ना लें यहाँ पे फोर्स के लिए, तो केवल माइनस डेल वी अपॉन डेल आर हम लेते हैं फोर्स के लिए, और इसकी वैल्यू हमारी होगी, इसको ए आर की पावर एन ले लें, ए यहाँ पे जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लें। तो डेल वी अपॉन डेल आर जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा एन ए आर की पावर एन माइनस 1। इसे कर दें, जो हमारा फोर्स है उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दें, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से टी निकाल लें, हाफ एम वी स्क्वायर, हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है टी। तो टी की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो देखें क्या आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी हाफ, यहाँ से वैल्यू आई, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एन ए आर की पावर एन, ये वैल्यू आएगी, और ये हमारा टी हो गया। और वी हमें पता है, यहाँ पे वी की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से ए आर की पावर एन। तो यहाँ से ए आर की पावर एन को कैंसिल आउट कर दें इससे, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एन अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखे हैं। अगर एक्सपेक्टेशन टी अपॉन एक्सपेक्टेशन वी कहता है एवरेज लेंस का, तो एन यहाँ पे फिक्स है, तो ये वैल्यू हमारी एन अपॉन 2 होगी। तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल ना भूलें, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके अलावा याद रखें कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन ई हमारी होगी वो एक्सपेक्टेशन टी प्लस एक्सपेक्टेशन वी के इक्वल होगी। टी यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी, और ये एनर्जी है। इस पर देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये भी देख लें। मैं चाहूँगा कि इस पर 1-2 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करा दूँ। ये मैं ऑलवेज चाहूँगा कि आप इसे जरूर करके जाएं, इस पे क्वेश्चंस रेगुलर देखा जाता है। डिपेंडेंसी लगातार हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार वेलोसिटी को कहता है कि वेलोसिटी बताएं किस तरीका से निर्भर करेगी एन पे, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैं थोड़ा सा उसका भी हिंट करे दे रहा हूँ कि वेलोसिटी अगर कहता है कि अगर पोटेंशियल कहता है आर की पावर एन पे और कहता है वेलोसिटी बताएं आर की किस पावर पर निर्भर करती है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। तो हम कहाँ से देखें, इस फॉर्मूले पर जाएँ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हाफ एन ए आर की पावर एन आ रही है। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू जब हमारी आर की पावर एन पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी पता चलेगी कि वेलोसिटी आर की पावर एन बाई 2 पर निर्भर करेगी। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं, तो सदा चौकस रहें और देखते रहें कि हमारे क्वेश्चंस किस पैटर्न से आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एन की वैल्यू देगा और वेलोसिटी को आर पर डिपेंड करके पूछ लेगा। यहाँ से कई बार क्या करता है कि जो हमारे पास टी है इसकी वैल्यू को यहाँ से रख दें, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एन बाई 2 एक्सपेक्टेशन वी प्लस एक्सपेक्टेशन वी। तो यहाँ से क्या करें, एक्सपेक्टेशन वी कॉमन निकाल दें, तो एक्सपेक्टेशन वी जो होगा कॉमन निकालने के बाद ये एन बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा।
तो याद रखें कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन v की जो वैल्यू है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने यहाँ से लिया है n/2 + 1, तो ये वैल्यू जो आएगी वो यहाँ से आ जाएगी एक्सपेक्टेशन e अपॉन n/2 + 1, या इसे हम लिख पाएंगे, ये जो वैल्यू है इसे लिख पाएंगे एक्सपेक्टेशन v = 2 एक्सपेक्टेशन e अपॉन n+2। तो ये फॉर्मूला सीधा भी पूछ सकता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी r की पावर n पे है तो एक्सपेक्टेशन v और एक्सपेक्टेशन e में क्या रिजल्ट होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ साथ क्या है कि अगर हमसे पूछता है कि एनर्जी के टर्म्स में t बताएं कि t की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं t की। तो आपका v की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ से, v की वैल्यू यहाँ से एक्सपेक्टेशन v जो होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन v को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2/n एक्सपेक्टेशन t, ये लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में जाकर पुट कर दें, वहाँ से हमारे पास में एक्सपेक्टेशन t आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। या आपके पास एक विकल्प और भी है, उस विकल्प पे भी जा सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन t जो होगा हमारा वो हम कैसे निकालें, उसे एक्सपेक्टेशन e माइनस एक्सपेक्टेशन v के इक्वल कर दें। तो यहाँ से क्या होगा, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने इसे गाइड भी कराया है और बताया भी है कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पर क्या करें कि ये हमारा एक्सपेक्टेशन e बन जाएगा और एक्सपेक्टेशन v को यहाँ से पुट कर दें इसमें 2 एक्सपेक्टेशन e अपॉन n+2 ले लें हैं, और एक्सपेक्टेशन e को बच्चों कॉमन निकाल दें। कॉमन निकालने के बाद क्या देखेंगे, n+2 और -2 यहाँ से आएगा अपॉन n+2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से एक्सपेक्टेशन e n अपॉन n+2, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि एक्सपेक्टेशन t जो हमारे पास आई वो हमारे पास आ गई। यहाँ से इस रिजल्ट को देखें फिर से, n अपॉन n+2 एक्सपेक्टेशन e। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार करके जाएं, ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इस पर डिपेंडेंसी याद करके जाएं। और इस पर मैं एक एक दो क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस सदा बने रहते हैं, इसलिए मैंने इस पर इतना फोकस भी किया है, कोशिश की है आपको पूरे कंसेप्ट को लाने की। जैसे क्या कहेगा कि जो पोटेंशियल है v, हमसे कहा कि VR जो निर्भर कर रहा है वो 1/r पर निर्भर कर रहा है। कहता है बताएं कि एक्सपेक्टेशन t और एक्सपेक्टेशन e में क्या रिलेशन होगा, या एक्सपेक्टेशन v और एक्सपेक्टेशन e में क्या होगा। तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें केवल कंपैरिजन करनी है। यहाँ से n की वैल्यू अगर हम -1 ले लेंगे तो हम इसी रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये r की पावर -1 होगा वो 1/r हो जाएगा। तो n बराबर -1 इस रिजल्ट में पुट कर दें तो एक्सपेक्टेशन t हमें जो यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू -1 अपॉन -1+2 होगी, वो 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेशन e आ जाएगी। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन t की जो वैल्यू है वो माइनस एक्सपेक्टेशन e के इक्वल हो जाएगी, और एक्सपेक्टेशन v जो हमारा इसी केस में अगर हमसे e के टर्म्स में पूछेगा तो इस फॉर्मूले पे पुट कर दें, बल्कि इस पे पुट कर दें। तो यहाँ से वैल्यू 2 अपॉन, यहाँ से n की जगह पे क्या रखेंगे हम -1, तो यहाँ से वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी e हो जाएगी। इस तरीका से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन t प्लस एक्सपेक्टेशन v अगर हम दोनों ऐड कर देंगे तो 2 एक्सपेक्टेशन e यहाँ है और -e एक्सपेक्टेशन e यहाँ है, तो दोनों का सम हमारे पास एक्सपेक्टेशन e आ जाएगा। ऐसा होता कहाँ है, जैसे हम एक केस ले सकते हैं कि जो पोटेंशियल 1/r होता है वो हाइड्रोजन के लिए होता है। तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर इस एक्सप्रेशंस में जो हमारा एक्सपेक्टेशन ई और एक्सपेक्टेशन वी रिलेशन है, खासतौर से ये रिलेशंस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, हाइड्रोजन में क्या देखेंगे कि जैसे हम n की वैल्यू को -1 कर देंगे और इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 एक्सपेक्टेशन टी प्लस एक्सपेक्टेशन वी इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। इसे हम विरियल थ्योरम भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी और टी यहाँ काइनेटिक एनर्जी है एक्सपेक्टेशन, और वी जो है पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हमारा पोटेंशियल r² का फंक्शन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, और अगर हम 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन t की वैल्यू एक्सपेक्टेशन v के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये तो आजकल हॉट बना रहता है,
दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, ये तो लगातार ही पूछा जाता रहता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन आता है, डिपेंडेंसियों पर आता है। याद करें कि यहाँ पर टाइम पीरियड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी क्वेश्चंस करके चलें कि टाइम पीरियड एन पे कैसे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी कैसे निर्भर करेगी, तो टाइम पीरियड निकालें और फ्रीक्वेंसी जो उसके उल्टे कर दें। तो इस पूरे को रिवाइज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हॉट टॉपिक इसे मैंने काउंट किया है, इसलिए मैंने इसे रिवाइज भी कराया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मैंने बताई कि क्या क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस की, क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आ सकता है। तो याद रखें कि एक्सपेक्टेशन टी एक्सपेक्टेशन वी के इक्वल होता है, टी और वी, टी काइनेटिक एनर्जी और वी पोटेंशियल एनर्जी है। ये हमारा जो केस है वो रहता है, हमारा जो अभी मैं केस डिस्कस कर रहा था वो केस होता है जो एक्सपेक्टेशन टी एक्सपेक्टेशन वी है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जहां पोटेंशियल एनर्जी आर स्क्वायर का फंक्शन होती है, जहां वी हमारा 1/r पर निर्भर करता है, तो 2 एक्सपेक्टेशन टी प्लस एक्सपेक्टेशन वी 0 होता है। तो ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन यहाँ दिया था। उसके अलावा मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल सकता है कि आर मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो हमारी A1 प्लस इसेंट्रिसिटी के इक्वल होती है, आर मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो हमारी A1 माइनस इसेंट्रिसिटी के इक्वल होती है। ए सेमी मेजर एक्सिस है इलिप्स की, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट। ये हमारी आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस में से कहूँगा। यहाँ पे आ क्या सकता है, ये वैल्यू दे, ये दे, इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट पूछ ले, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एनर्जी में मैं लगातार बताता रहा हूँ कि एनर्जी जो हमारी 0 होती है, वो इसेंट्रिसिटी जब 1 होती है तो एनर्जी 0 होती है, वो पैराबोलिक केस में होती है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 1 है, एनर्जी पॉजिटिव होगी, हाइपरबोलिक पाथ होगा। जब इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 0 होगी और एनर्जी माइनस में होगी तो सर्कुलर पाथ है। ये पाथों के क्वेश्चंस भी लगातार पूछे जाते हैं, तो ये भी मैंने रिवीजन में फिर से बता दिया है आपको। लगातार यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा है, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन जो काफ़ी हॉट बना हुआ है उस पर मेरा डिस्कशन है, मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा उस क्वेश्चन का भी कि क्या क्वेश्चंस उस पर पूछा जाता है। एक क्वेश्चंस जो रेगुलर हॉट बना रहता है वो ये कि पोटेंशियल जैसे देता है कि पोटेंशियल दे दिया वी आर का फंक्शन है और या वी फंक्शन एक्स का है और फ्रीक्वेंसी पूछता है। मैंने बहुत बार इस तरीका का क्वेश्चन देखा है कि वी जो फंक्शन आर का या एक्स का देता है और फ्रीक्वेंसी पूछता है ऑसिलेशन की। जैसे क्वेश्चंस में इस फॉर्म में दे देता है कि वी एक्स की वैल्यू दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, पूछता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताएं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑसिलेशन क्या टाइम पीरियड पूछता है क्या होगा, ये पूछ लेता है। या एक क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, मैं पैटर्न बताऊंगा कि पैटर्न क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा, वो मैं बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर ये पेपर में आया तो आप इजीली इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस पैटर्न के को। तो समझ लें एक बार फिर से इस क्वेश्चन को और कोशिश करें कि इस तरीका के कंसेप्ट आपने, मुझे उम्मीद है, तैयार किए होंगे, और अगर नहीं तैयार किए हैं तो इन्हें तैयार करके रखें। बेसिकली क्या है कि आप जैसे ही वी एक्स का फंक्शन दे, यहाँ पे आर का दिया है तो यहाँ पे क्या करें, डेल वी अपॉन डेल आर को 0 कर दें, डेल वी अपॉन डेल आर इजकल टू 0, और मान लें कि ये हमारा आर बराबर आर डैश पे हो रहा है। ऐसा यहाँ से क्या होगा, आर बराबर आर डैश जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ से आपको आर डैश की वैल्यू पता चल जाएगी कि किस आर डैश के ऊपर ये कंडीशंस ओबे हो रही है। तो ये हमें आर डैश का पॉइंट पता चल गया। उसके बाद क्या करें कि डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लें, इसी आर डैश पॉइंट पे कैलकुलेट कर लें इसकी वैल्यू, जो यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर डेल वी अपॉन डेल आर 0 हुआ था उसी पे इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर की उसी आर डैश पे वैल्यू को एवेल्यूट कर लें, और फिर क्या करें, ओमेगा इजकल टू अंडर रूट डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें कहाँ किस पॉइंट पे लेनी है, आर डैश, जिस पर डेल वी अपॉन डेल आर हमारा क्या था, 0 अपॉन एम कर दें। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। ये इस पैटर्न पे लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन था, इस पैटर्न का क्वेश्चंस में भी आपको यही करना है, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को 0 कर दें, उसको x बराबर x नॉट मान लें जिस पे ऐसा हो रहा है। उसके बाद क्या करें, उसी x बराबर x नॉट पे डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, और फिर क्या करें, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, आर की जगह पे x ले लें। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है लगातार, इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने देखे, कॉम्पिटिटिव दुनिया में लगातार क्वेश्चंस इस पर पूछा जाता है। तो इस तरीका के क्वेश्चन को कर लें, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है। और बच्चों एक क्वेश्चंस में ऐसा बताने वाला हूँ
जहाँ से क्वेश्चंस की मुझे सदा ही संभावना बनी रहती है, जहाँ से मुझे पता है कि लगातार क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछा गया है। मैं एक क्वेश्चंस बताना चाहूँगा। एक आता है हमारा लगातार फ्रीक्वेंसी पूछता है और लैग्रांजियन हमें देता है और लगातार क्वेश्चंस उस पैटर्न के पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन को सर्च करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस इस पर आते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करें। कुछ उसके सॉफ्ट ट्रिक्स भी बताने का प्रयास करूँगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें डिस्कस करूंगा। याद रखें, लैग्रांजियन जब भी देता है इक्वेशन ऑफ मोशन पूछता है, जैसे ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एल फंक्शन दे दिया क्यू का और कहता है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करें, तो डी ओवर डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू बराबर 0 हमें इसमें करना होता है। तो ये जी है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने एक बार रिवाइज करा दी है। देखो ये क्वेश्चंस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर क्वेश्चंस इस पैटर्न के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लैग्रांजियन दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। लैग्रांजियन दे रखा है हाफ एम और वैल्यू दे रखी है एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स टू डॉट स्क्वायर माइनस के बाई टू और एक्स वन एक्स टू, ये वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा है कि इसमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो क्या करें कि जब हमारे पास इस तरीका का क्वेश्चन आता है, x1 है, पूछता है, तो याद रखें कि पहले क्या करें, दो इक्वेशंस बना लें, डी ओवर डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स वन डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स वन इजकल टू 0। इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, डी ओवर डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स टू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स टू इजकल टू 0। क्या करें, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर दें। मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम इसके करस्पॉन्डिंग लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है उसे देखें क्या आएगी हमारी। यहाँ से जो वैल्यू आएगी डी ओवर डी टी हमें करना है, डेल एल अपॉन डेल एक्स वन डॉट यहाँ से आएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2m, यहाँ से वैल्यू आएगी 2m x1, ये आएगी डॉट अपॉन 2, यहाँ से हमारे है ही ऑलरेडी। और यहाँ से जो वैल्यू है ये देखें, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली टर्म्स तो 0 ही रहेगी क्योंकि यहाँ x1 डॉट है ही नहीं। उसके बाद यहाँ से वैल्यू लें तो ये टर्म्स तो 0 रहेगी, यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी, माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी k/2 और साथ साथ जो वैल्यू हमारी बनेगी वो x2 बनेगी इजकल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल करें तो m x1 डबल डॉट प्लस k/2 x2 इजकल टू 0 हमारा इक्वेशन होगी। उसके बाद क्या होगा कि इसे कैलकुलेट करने के लिए आप प्रयास भी ना करें क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है, तो सिमेट्रिकल इक्वेशन लिख दें। बेसिकली बच्चे करते क्या है कि कैलकुलेशन बार बार करते रहते हैं, लेकिन सिमेट्रियों का भी फायदा उठाया करें, उससे कई बार फायदा होता है। यहाँ भी x1 और x2 कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी x1 x2 कोऑर्डिनेट है, तो जो इक्वेशंस हमारी बनेंगी वो दोनों सिमेट्रिकल इक्वेशंस होंगी। तो दूसरी इक्वेशन सिमेट्रिकल इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करें, सीधा लिख दें m x2 डबल डॉट प्लस k/2 और x1 इजकल टू 0। जस्ट इसका रिवर्स ही लिखना है। सिमेट्रिकल इक्वेशन का मतलब है x1 को x2 से रिप्लेस कर दें या x2 को x1 से रिप्लेस कर दें, क्योंकि यही आएगा। आप करना चाहें तो इसे करके देख लेना, सिमेट्री से हमें मिल जाएगा ऐसा। उसके बाद क्या करें, इन्हें ऐड कर दें। ऐड करते हैं x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट प्लस k/2 और x1 प्लस x2 इजकल टू 0 होगा। तो क्या होगा, इन्हें ध्यान रखें, इन्हें ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, और अगर हमारा ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशंस SHM की फॉर्म में बन जाती है तो हमें फ्रीक्वेंसी फिर बहुत आसान होती है बतानी। यहाँ से हमें क्या होगा, इस m को यहाँ ले आएँ और क्या करें, कुछ देर के लिए x1 प्लस x2 को कैपिटल X ले लें, तो यहाँ से इक्वेशंस हमारी जो आ जाएगी वो x डबल डॉट प्लस और इसको ओमेगा स्क्वायर ले लें तो ओमेगा स्क्वायर x इजकल टू 0 आ जाएगी। अगर ये प्लस से नहीं आती, माइनस से इस फॉर्म में बन जाता है। यहाँ पे इक्वेशन और यहाँ पे इक्वेशन एक ही फॉर्म की बन जाती है, यहाँ डबल डेरिवेटिव आ जाता है। जैसे ये एडिशन से ना आता, सब्ट्रैक्शन से माइनस की फॉर्म में दोनों जगह ये बन जाता उसी फॉर्म में, तब भी हम आंसर मार्क कर देते हैं। तो इससे कंपेरिजन कर लें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सिंपली हमारी k/2m हो जाएगी और टाइम पीरियड हम इजीली निकाल पाएंगे। तो क्या करें कि जब इक्वेशंस दो कोऑर्डिनेट में हो तो दो कोऑर्डिनेट में इक्वेशन को सॉल्व कर दें और इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्शन करके देख लें, जिससे भी SHM की फॉर्म बन जाए, वहीं से फ्रीक्वेंसी को कंपेरिजन करके कैलकुलेट कर लें। बहुत बार आपको मदद मिलेगी इस तरीका के कंसेप्टों से। इससे बड़ा फायदा होता है कि क्वेश्चंस को, सिमेट्रियों को यूज करना सीखें। जैसे एक क्वेश्चंस में बताऊंगा कि आपको पेन भी लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल आप अगर सिमेट्री का इस्तेमाल करना सीखते हैं तो आपको आंसर्स ढूंढने में कितना लाभ मिलता है। सिमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है कि जैसी सिचुएशंस इक्वेशंस में बनती है, ऐसा होता है पार्टिकल के पास अगर जो रेस्ट्रिक्शंस होती है
और रेस्ट्रिक्शंस में वो जैसे रहता है उसी रेस्ट्रिक्शंस में अगर वो है और एक डायरेक्शंस में उस कंडीशंस को ओबे कर रहा है तो उसे दूसरी डायरेक्शंस में भी वो कंडीशंस ओबे करनी पड़ती है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहता था आपको बताना शॉर्ट ट्रिक से, और इस लेक्चर का समापन भी करूँगा उस कंसेप्ट से। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो हैं लास्ट टाइम के रिविजन्स जो दिशा है ये आपके काम आएगी, क्योंकि मेरा सारा टारगेट यही रहता है कि बच्चों के भले के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो मैं प्रयास करता रहता हूँ अपने लेवल पे। एक क्वेश्चन चाहता था आप लोगों को कराना, उसे सर्च कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ मिलता है क्वेश्चन, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी आता है इस पैटर्न पे क्वेश्चन। अभी मैं सर्च करके बताता हूँ आपको किस ईयर का ये क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि सर जो बता रहे हैं ट्रिक कितने काम के ट्रिक होते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस बिगर पेन लगाए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बच्चे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछा गया हो क्वेश्चन है 2003 का है, हालांकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन उसी पैटर्न का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कैसे हम ट्रिक वाइज एकदम से क्वेश्चन को बता सकते हैं कि बिगर पेन लगे कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दे रखा था पोटेंशियल में, और वैल्यू दे रखी थी हमारी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy। देखें इस प्रॉब्लम को देखता हूं मैं आप कैसे बनाएंगे, और मैं उसका जब ट्रिक बताऊंगा तो आप कहेंगे कि सर आपके जो ट्रिक है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं पेपर में। तो आप कैसे प्रॉब्लम को देखें, किस तरीका से देखें, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं चीज़ें, कि प्रॉब्लम को लगाते समय पे ध्यान रखें कि कुछ छोटे छोटे से ट्रिक जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो हमारा इसका ट्रिक क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन बना लें और इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ सॉल्व करें, और एक हमारे पास है कैसे ट्रिक से करने का प्रयास करें। तो पहले मैं बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, वो भी मैं बताऊंगा, फिर बताऊंगा कैसे को ट्रिक्स के साथ में कैसे किया जाए। तो यह क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसमें ध्यान दें कि जो XY प्लेन में मोशन है उसमें देखें लैग्रांजन की सिचुएशन कैसी है। देखें यहाँ x में y प्लेन में देखें 3x स्क्वायर आया है तो 3y स्क्वायर भी आया है, और xy के साथ में x के साथ में है 2y भी आया है, y के साथ है 2x आया है। तो देखिए कि xy की जो सिमेट्री है वो सिमेट्रिकल है xy सिचुएशन, तो xy में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम होगी, सेम सिचुएशन में सेम ही फ्रीक्वेंसी रहती है। तो क्या होगा, XY प्लेन के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो आप देखते रहें XY प्लेन के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम किस में आती है। तो चारों अल्टरनेट्स में आपको पता चलेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी सेम आ रही है, तो केवल आप इस आंसर को मार्क करें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं सर हम ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं सर इसका पूरा सोल्यूशन बता दें, तो आप कर लें। पूरा सोल्यूशन करना चाहेंगे तो लैग्रांजन को फिर t माइनस वी लिखेंगे। लैग्रांजन t की जो वैल्यू है उसको हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और v की वैल्यू को यहाँ से ये जो वैल्यू है उसे यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ में उनका कंपोजिशन जो हमारा है एडिशन सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट उसे लगाएंगे, तब जाके से सॉल्व करेंगे। तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, और कंसेप्चुअली अगर आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट अगर बना लेते हैं तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा और क्वेश्चंस जो है आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। साथ साथ मैं क्या देख रहा हूं, आगे कुछ वीडियो में कोशिश करूंगा, जैसे हमारे पास क्या होता है लैग्रांजन और कपल्ड सिस्टम्स के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तो सीधा लैग्रांजन इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाना सीख लें और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मल मोड पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि इस तरीका के छोटे छोटे कंसेप्ट आपके काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। और जो लास्ट मिनट पे है, जरूर ध्यान रखें कि पेपर का रिवीजन की होता है और जहाँ पे भी आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उन पे काम करें। एक क्वेश्चंस जो मैं चाहूँगा जो लगातार पूछा जाता है वो हमारा क्या, मैं किस तरीका के क्वेश्चंस की मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो मैं आपको बता दूं। एक दो क्वेश्चंस में प्रिडिक्ट भी करना चाहूँगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस हमारा आ सकता है। आप कैसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहें मेंटली वो मैं बताऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मैंने इसमें समय ले लिया है वीडियो में, तो जल्दी से उसे बता देता हूँ। कहेगा कि फोर्स वेलोसिटी का फंक्शन देगा, एफ जो फंक्शन है वेलोसिटी का, और हमसे क्वेश्चंस के अंदर वीटी कर्व भी प्लॉट कर सकता है या वीटी की वैल्यू वेलोसिटी टाइम एक्सटी जो कर्व है वो भी पूछ सकता है या एक्सटी के बीच में रिलेशन पूछ सकता है। जैसे क्या कहेगा कि फोर्स जो है हमारा कहा गया है कि फोर्स काम कर रहा है एक पार्टिकल और उस पर जो फोर्स है वो देखा जाता है कि वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो कहेगा फोर्स वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी टाइम रिलेशंस बताएं। तो क्या करें, फोर्स की वैल्यू को mdv/dt ले लें, mdv/dt को इजकल टू कांस्टेंट लगा दें, k/v ले लें। तो यहाँ से v²/2 जो होगा हमारा vdv होगा, तो v² हमारे t के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और v t की पावर हाफ है। और अगर x का पूछता है कि xt क्या होगा, तो v को हम लिख दें dx/dt और यहाँ पे इसे t की पावर हाफ ले लें, तो x की जो वैल्यू है वो हमारी t की पावर 3/2 पाएगी। तो इस तरीका का क्वेश्चन देखें। एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या करें कि xt रिलेशंस हम लेकर चलें और देख लें कि xt से हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन के बाद फोर्स देखें और सेटिस्फाई कर लें कि कौन सी कंडीशंस ओबे हो रही है। तो इस तरीका का आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है v पे ऐसे आए, ऐसे भी आ सकता है कि v के प्रोपोर्शनल है फोर्स फंक्शन v का है और कहता है कि फोर्स जो है पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की रिलेशंस बताएं कैसा होगा। तो उसी तरीका से लेके चले, mdv/dt कर दें, इस v को इधर ले जाए और उसके बाद उसे सॉल्व कर दें। कर्व पूछता है तो देख लें, vt कर्व खींच के देख लें। उसके अलावा आपसे क्वेश्चंस की सदा संभावना रहती है जब फोर्स को x का फंक्शन देता है और आपसे क्या कहता है, पूछता है कि वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगा, या एक्स की रिलेशंस पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने की संभावना है, उस तरीका के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फोर्स को हम md2x/dt² के इक्वल कर दें और आगे जो भी x की पोजीशन है उसको कर दें, उसके बाद इंटीग्रेट करें, ना सीख लें उसे, वहाँ से वेलोसिटी निकाल लें और फिर वेलोसिटी के बाद में उसका डिफ्रेंसिएशन करके क्या करें, पोजीशन निकालने का प्रयास करें। तो इस तरीका के क्वेश्चंस की संभावना ऑल द टाइम रहती है। इस तरीका के कंसेप्ट कर लें। एक हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी कंसेप्ट है, लगातार पूछा जाता है। मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा उस चीज़ से। टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चंस मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं लगातार। इस वीडियो में जिस समय मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, तो उन्हीं में कोशिश कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन बताने का। जैसे कहता है कि पार्टिकल ग्रेविटी के अधीन फॉल करता है, फोर्स उस पर mg नीचे काम कर रहा है। कहता है फ्रैक्शनल फोर्स जो है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, kv है। कहता है टर्मिनल वेलोसिटी निकालें, तो फोर्स की वैल्यू को हम क्या करें, mg माइनस kv ले लें और टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फोर्स को 0 कर देते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। पार्टिकल का v को vt कर दें, तो vt की वैल्यू यहाँ से सिंपली हमारी आ जाएगी mg/k। बहुत बार आया है, यहाँ पे कई बार क्या करता है k की जगह यहाँ अल्फा ले लेता है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। उसके अलावा ये भी कह सकता है कि फ्रैक्शनल फोर्स जो काम कर रहा है वो अल्फा v² है, तो वहाँ पूछेगा टर्मिनल वेलोसिटी, तो इस फॉर्म से जाए, यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी v बराबर vt कर दें, तो vt² की वैल्यू उस केस में mg/α होगी, vt² की, और vt यहाँ से mg/α की पावर हाफ होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चंस को मैंने देखा है, इनकी इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लें। पूछ सकता है फोर्स देने के बाद एक्स की कर्व पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं लगातार लेक्चरों में कहता रहा हूँ, एल से एच बनाना, एच से एल बनाना, ये तो हमारे लिए सदा ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिविटी के जो क्वेश्चंस हैं ये तो इतनी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करके जाएं। एल से एच कैलकुलेट करना, एच से एल कैलकुलेट करना, जनरेटिंग फंक्शंस का क्वेश्चन कर लें, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो और जो रिविजन्स और जो कंसेप्ट मैं इसमें डिस्कस कर रहा था ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने जा रहे हैं। तो चीज़ों को रिवीजन करें, तेज़ी के साथ पेपरों को सॉल्व कर लें। क्वेश्चनों को करते समय पे आसपास की चीज़ों पर जरूर फोकस रखें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जैसे मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ उन लाइन ऑफ एक्शनों को समझने का प्रयास करें। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें रहेंगी आपके लास्ट मिनट में। तो मुझे उम्मीद है कि क्लासिकल मैकेनिक्स का काफ़ी रिवीजन मैंने इस वीडियो में करा दिया है। आगे समय मिला तो कुछ और देखूंगा और बाकी की जो बुक्स हैं अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं बाकी बुकों का भी रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा इसी पैटर्न से। तो आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।